हब में। आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस की युद्ध के बारे में कि आज इतना युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच में क्यों हो रहा है, आखिर क्या परेशानी है रूस की यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन क्यों आज रूस के साथ शामिल होना नहीं चाहता है और नाटो के संपर्क में या नाटो से दोस्ती क्यों करना चाहता है यूक्रेन। ये आज हम कंप्लीट जानेंगे। आज से जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो 1991 से पहले यूएसएसआर क्या था। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आज का जो यूएसएसआर का जो नाम हम सुनते हैं और आज हर तरफ यूएसएसआर की ही चर्चा है, अर्थात सोवियत संघ की चर्चा है, क्योंकि आज हमारे बीच यूक्रेन और रूस में बहुत बड़ी युद्ध छिड़ चुकी है। आज मैं बात करना चाहूँगा कि जो यूएसएसआर आज है, आज से यानी कि 1991 से पहले वो कैसा था। तो बताना चाहूँगा कि यह यूएसएसआर बहुत ही समृद्ध और बहुत ही संपन्न देश था और इसका जो वर्चस्व है ये पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा था। कहते हैं कि रूस ही था जो हिटलर को हराया था, रूस ही था जो परमाणु हथियार बनाने में भी बहुत ज़्यादा सक्षम था, और साथ ही साथ रूस के ही लोग थे जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे और सबसे पहला आदमी जो अंतरिक्ष में गया था, जो चांद पे जमीन में अपना कदम रखा था, वो रूस का ही आदमी था। साथ ही साथ अमेरिका से ये कोल्ड वॉर भी किया था, गृह युद्ध भी किया था रूस, और इतना पावरफुल, इतना ताकतवर था रूस उस समय में। लेकिन 1991 के बाद ये टूट चुका, इसका विघटन हो गया। और इस विघटन क्यों हुआ, कैसे ये रूस टूटा और कितने नए देश बने, इस सारे कारण को आज हम जानेंगे। इसको जानने के लिए आपको इतिहास में आज से तकरीबन 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। आज से 100 साल पहले सन 1917 ईस्वी में रूस के पूरे साम्राज्य पे जार निकोलस का शासन था। ये जार निकोलस ही पूरे रूस पर राज करता था और साथ ही साथ पूरे रूस पर इसी का कब्जा था। ये एक ऐसा शासक था जो अपने मन से पूरे रूस पे शासन करता था, लेकिन वक्त बदलते गया, धीरे धीरे रूस के लोगों में जानकारी और ज्ञान बढ़ते गया। कुछ दिनों के बाद रूस में एक बहुत जबरदस्त क्रांति होती है जिसका नाम इतिहास में बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये बोल्शेविक क्रांति वो क्रांति था जिसमें रूस के बहुत से लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और इस क्रांति का जो लीडर था लेनिन, ये लेनिन ही था जो बोल्शेविक क्रांति का लीडर था। और यह 1917 से 1922 ईस्वी तक ये क्रांति चलती है और अंत में 1922 ईस्वी में ये 5 साल गृह युद्ध चला, और 5 साल गृह युद्ध चलने के बाद लेनिन वहाँ का लीडर बन जाता है और इस क्रांति जो थी ये रुक जाती है और 1922 में जार निकोलस का तख्ता पलट हो जाता है। तख्ता पलट हो जाने के बाद पूरे यूएसएसआर में जार निकोलस का शासन खत्म हो जाती है और यहीं से यूएसएसआर की स्थापना की जाती है। यानी 1922 ईस्वी में यूएसएसआर की स्थापना होती है और इस यूएसएसआर का जो मेन लीडर होता है वो रहता है लेनिन। एक जबरदस्त लीडर बन के रूस के इतिहास में आता है और ये लेनिन वो लीडर था जो रूस की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकता था। लेनिन एक बेहतरीन और बहुत ही इतिहास की नज़रों से अगर देखा जाए तो रूस के लिए बहुत ही अच्छा लीडर था, क्योंकि उस टाइम रूस में अलग अलग 100 संप्रदाय के लोग रहते थे, अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते थे, और लेनिन चाहता था कि सब लोग एक जगह मिलजुल के रहें। लेनिन चाहता था कि रूस जो है एक लोकतांत्रिक देश बने और ये बहुत ही अच्छा होता रूस के लिए। लेकिन ये रूस का दुर्भाग्य था कि लेनिन जो थे ये 1924 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है और बोल्शेविक क्रांति में जो इन्होंने बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया था और जिन लोगों को जो समझाए थे वो ये कर नहीं पाते। लेनिन की मृत्यु के बाद रूसी साम्राज्य को स्टालिन ने अपने कब्जे में लिया। स्टालिन एक ऐसा नेता था जिसकी विचारधारा लेनिन से बिल्कुल विपरीत थी। लेनिन चाहता था कि रूस एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, मतलब लोकतांत्रिक देश बने, लेकिन स्टालिन इसके बिल्कुल विपरीत था। स्टालिन चाहता था कि वो अपने अनुसार, अपने मर्जी के अनुसार रूस पे शासन व्यवस्था को बनाए रखे। मतलब स्टालिन एक तानाशाह निकल जाता है और ये स्टालिन जो होता है वो सुप्रीम सोवियत का एकदम मेन आदमी बन जाता है, ये जिसकी बदौलत रूस का सारा कामकाज इसी की देखरेख में होता है। इसमें कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो सारे फैसले रूस के लेते हैं, जिसे हम पॉलिट ब्यूरो के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ
स्टालिन एक ऐसा इंसान था जो हिटलर से भी ज्यादा क्रूर और ज्यादा खतरनाक था। हिटलर जिस तरह से यहूदियों को गैस के चेम्बर में बहुत से लोगों को मार डालता था, स्टालिन भी एक गुल्लक रखा हुआ था। इस गुल्लक में जो भी स्टालिन के खिलाफ जाता था या स्टालिन के विरोध करता था, इसी गुल्लक में स्टालिन जो है उसे रखता था और दिन रात उन लोगों से काम कराया जाता था और काफी यातनाएं भी दी जाती थी। और अंत में स्टालिन के ऑफिसर के द्वारा जो भी स्टालिन के विरोधी होते हैं उसको गुल्लक में मौत के घाट उतार दिया जाता था। स्टालिन बहुत ही तानाशाह था, जिसकी वजह से वहां पे शासन व्यवस्था रूस की जनता के अनुसार ठीक ठाक नहीं चल रही थी। मगर स्टालिन ने एक अच्छा काम भी किया था। स्टालिन 5 वर्षीय योजना को रूस में लागू करता है और ये 5 वर्षीय योजना इतनी सफल हुई कि इस 5 वर्षीय योजना को बाकी के देश भी कॉपी करने लग जाते हैं। इसी में से हमारा भारत भी है जो 5 वर्षीय योजना को रूस से ही कॉपी किया हुआ रहता है। इसके साथ स्टालिन की मृत्यु 1953 में हो जाती है। 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद रूस के लिए कुछ और भी लीडर सामने आते हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं कि निकिता खुश्चेव एक लीडर था। इसके बाद जो है लियोनार्ड ब्रेजनेव जो कि 1977 में राष्ट्रपति बन जाता है रूस का, लेकिन ये 1982 में 1982 में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद यूरी एंड्रोपोव आते हैं और यूरी एंड्रोपोव राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक रूस के पॉलिटिकल लाइफ में या पॉलिटिकल जीवन में नहीं रह पाते हैं और इनकी भी मृत्यु 1984 में हो जाती है। इनके साथ ही साथ कॉन्स्टेंटिन चेरेनेको आते हैं। इनकी भी मृत्यु 1 साल बाद 1985 में हो जाती है। साथ ही साथ लास्ट में मिखाइल गोर्बेचोव आते हैं और ये मिखाइल गोर्बेचोव जो थे स्टालिन से बिल्कुल अलग थे। इनकी विचारधारा स्टालिन से बिल्कुल हटके थी। इनके बारे में मैं बाद में आपको जरूर बताऊंगा। इससे पहले हम जानते हैं कि यूएसएसआर के टूटने के क्या कारण थे। आखिर यूएसएसआर क्यों टूटा? यूएसएसआर के टूटने के जो सबसे प्रमुख कारण था वो था डिक्टेटरशिप। ये डिक्टेटरशिप इसलिए क्योंकि स्टालिन जो था वो तानाशाह तरीके से रूस के साम्राज्य को चला रहा था। साथ ही साथ ये तानाशाह का भी एक कारण था जो यूएसएसआर के टूटने के कारण बना। इसके बाद है स्पेस रेस। स्पेस रेस उस टाइम में वो टाइम था जब अमेरिका भी स्पेस में सबसे ज्यादा अपना जाना चाहता था, वहां बहुत जल्दी पहुंचना चाहता था। रूस भी कंपटीशन करने लगा अमेरिका के साथ। इस तरह से सबसे पहले इसमें तो रूस ने बाजी मारी और स्पुतनिक 1 जो था 1957 में जो रूस ने अंतरिक्ष में इस स्पेस को बैठा दिया, पहुंचा दिया। साथ ही साथ यूरी गैगरिन नाम का जो इंसान था 1961 में, ये भी रूसी आदमी था, ये भी अंतरिक्ष में पहला कदम रखा। साथ ही साथ लाइका डॉग एक एनिमल है, ये भी रूस का ही था और ये भी अंतरिक्ष में सबसे पहला कदम रखा। इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि रूस ने अंतरिक्ष पे कब्जा नहीं जमाया, बिल्कुल जमाया। लेकिन हुआ ये कि इस अंतरिक्ष के कंपटीशन के चक्कर में रूस का बहुत सारा पैसा खजाना खाली हो चुका था, बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका था। और इसके बाद जो है आर्म रेस में भी अमेरिका से कंपटीशन करने लगा और उस टाइम जो है बहुत सारा खर्च अमेरिका और रूस दोनों ने किए और रूस को इससे भी बहुत ज्यादा खर्चा पड़ गया। यानी कि कहें तो जरूरत से ज्यादा यूएसएसआर ने इस अंतरिक्ष पे और हथियार पे खर्च उस टाइम कर दिए थे। साथ ही साथ यूएसएसआर और अमेरिका में इस दौर में बड़ा कंपटीशन होने लगा और दोनों ही अपने सैनिक, टैंक, सबमरीन इसको इंक्रीज करने में लग गए थे। इसके बाद ही बता दूं तो 1945 से 1991 तक तकरीबन 45 साल तक कोल्ड वार अमेरिका के साथ रूस का चलता रहा। इस कोल्ड वार में भी यूएसएसआर यानी कि रूस का बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, बहुत सारा खजाना खाली हो गया। अमेरिका जो कि लोकतंत्र चाहता था कि पूरे देश में लोकतंत्र का स्थापना हो और रूस जो चाहता था कि सब जगह कम्युनिस्ट का शासन चले, कम्युनिस्ट पार्टी ही रहे, एक देश में एक ही पार्टी रहे। मगर अमेरिका डेमोक्रेटिक के फेवर लेता था। साथ ही साथ नौकरशाही भी एक पॉइंट था जिसकी वजह से यूएसएसआर टूटा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि व्यवस्था जो अर्थव्यवस्था जो थी यूएसएसआर की वो बहुत नाकाम अर्थव्यवस्था थी।
नहीं कहूंगा लेकिन बहुत खराब था जो यूएसएसआर के लोगों के लिए था, और इस तरह से यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे डगमगाने लग गई। तो यूएसएसआर जो था वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पे ही काम करता था। जैसे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में प्रोडक्शन, पार्टीशन, म्यूचुअल प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेज के सिद्धांत पे बिजनेस होती थी, यानी कि यहाँ पर रूस के लोगों पूरे बंधन में थे। रूस के लोगों जो है स्वतंत्र रूप से बिजनेस भी कर सकते थे, लेकिन ठीक इसके विपरीत अमेरिका में जो बिजनेस करते थे उनको पूरी तरह से स्वतंत्र दिया गया। वे लोग खुद का मालिक बनते थे और खुद अपना काम करते थे, और साथ ही साथ ये बहुत बड़ा बात था। यहीं से अमेरिका धीरे धीरे डेवलप करने लग जाता है और रूस व्यापार के दृष्टिकोण से थोड़ा सा पिछड़ने लग जाता है, क्योंकि अमेरिका में सभी लोगों को स्वतंत्र दिया गया था कि वे लोग कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं और उसका मालिक वे खुद बन सकते हैं। दूसरा कारण था अफगान और सोवियत युद्ध। इस अफगान और सोवियत युद्ध में मुजाहिदीन का युद्ध अफगान सरकार के साथ होता है, और 1979 से 1989 के बीच में यह युद्ध चला। इसमें 15,000 सैनिक मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, 50,000 घायल हो जाते हैं। ये घटना भी यूएसएसआर के इमेज को खराब कर देता है, यूएसएसआर की छवि को खराब कर देता है। साथ ही साथ बेटर एजुकेशन की बात करें तो 1980 में भी पढ़े लिखे लोग धीरे धीरे बढ़ गए थे, और इसके बाद आता है 1985 का दौर, जो मैं आपको बताया था कि मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में मैं बात करूंगा। ये अब टाइम आ गया है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे एक बहुत बेहतरीन लीडर थे, और ये बिल्कुल लेनिन के सिद्धांत पे काम करते थे। जिस तरह से लेनिन चाहता था कि रूस एक लोकतांत्रिक देश बने, बिल्कुल जैसे मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं सत्ता में, और इन्होंने दो बातें कर दी। इन्होंने दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया, वो था ग्लासनोस्ट पे और पेरेस्ट्रोइकी पे। क्या था ये चीज? तो ग्लासनोस्ट पॉलिसी ये था कि इसमें रूस के लोग आजादी, बोलने की आजादी दिया गया, लिखने की आजादी दिया गया, और कोई भी लोग जिनको दिक्कत है वे लोग इसमें बात कर सकते थे, बोल सकते थे। इसके साथ ही पेरेस्ट्रोइका नाम के एक वोट किया गया। इसमें क्या हुआ कि कोई भी कंपनी बाहर से आती है और ये रूस पे इन्वेस्ट करती है, और रूस पे इन्वेस्ट करके रूस के लोगों को रोजगार देती है। तो ये दो नीति थी जो मिखाइल गोर्बाचेव की थी, जो बहुत बेहतरीन थी, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस नीति का उल्टा असर रूस में दिखने लग जाता है। उल्टा असर इसलिए दिखने लग जाता है क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा कि सबको लिखने और बोलने की आज़ादी दे देती है, तो वहाँ के लोग जो आज़ादी का मांग करने लगे वो ये था कि वो लोग अब रूस के साथ रहना नहीं चाहते थे और रूस से वो आज़ाद होना चाहते थे। इन देशों में छोटे छोटे देश शामिल थे, लिथुआनिया थे, एस्टोनिया थे, यूक्रेन था, है ना। तो यहाँ से धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो बात आज़ाद होने की, जो वहाँ के नागरिक थे वो रूस से अलग होना चाहते थे। इसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है। इसके बाद जैसे 1989 का टाइम आता है, ये 1989 ईयर ऑफ रिवॉल्यूशन था, यानी कि इस टाइम में रूस के लोग सिर्फ रिवॉल्यूशन कर रहे थे और एक अलग देश की डिमांड कर रहे थे। इसमें पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया ये बिल्कुल जो है यूएसएसआर का कठपुतली बन के रह गए थे। इसके साथ ही यूगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, ये सारे वो देश थे जो यूएसएसआर से अब अलग होना चाहते थे। रोमानिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी, रोमानिया को छोड़कर बाकी जितने भी देश थे उसमें सारे के सारे देशों में वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार को गिरा दिया जाता है। रोमानिया में सैनिक सेना नहीं भेजा गया और मिखाइल गोर्बाचेव ने वहाँ पर बिल्कुल सेना नहीं भेजा, और वहाँ के जो राजा थे निकोले सेसोके, ये रोमानिया के राजा थे। ये एक तानाशाह टाइप का राजा था, तानाशाह जैसा था, और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी चलती रही। कुछ दिन के बाद वहाँ के लोगों ने, रोमानिया के लोगों ने ही, यानी कि वहाँ की आम जनता ने वहाँ के राजा को मौत के घाट उतार देता है और वहाँ पर जनता के द्वारा राजा को मार दिया जाता है। इसके साथ ही साथ यूरोप के बहुत से देश तो अलग हो गए थे। इसको देखते हुए यूएसएसआर के जो भी देश थे उसमें सबसे पहले एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीन ऐसे देश थे जो सबसे पहले यूएसएसआर से अलग हो गए। इसके साथ ही साथ वो वर्ल्ड वॉर 2 में आजाद तो हुए थे और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसएसआर ने उस पर कब्जा कर दिया था। यानी 1991 में सबसे पहले एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीन देश थे जो यूएसएसआर से अलग हो गए। इसके बाद 1991 में यूएसएसआर के जितने भी देश थे वो आजाद घोषित हो जाते हैं। यानी छोटे छोटे देश 15 देश यहाँ पर निकल के आते हैं जो आजाद घोषित हो जाते हैं। 1991 में
इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन होने के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी को जो होती है वो हार जाती है, या यूं कहें तो 1991 से जो भी कम्युनिस्ट पार्टी होती है वे इलेक्शन हार जाते हैं और वो सत्ता को छोड़ देते हैं। 1991 में ही एक ऐतिहासिक घटना रूस के इतिहास में घटती है और वो होती है अगस्त कूप। अगस्त कूप ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना होती है जो कि मिखाइल गोर्बाचेव ने जो सिद्धांत लागू किया था रूस पे, वो बिल्कुल इसके उलट हो जाता है, या यूं कहें जो कम्युनिस्ट लोग रूस में रहते थे वो कम्युनिस्ट लोग चाहते थे कि यूएसएसआर ना टूटे, रूस का विघटन ना हो, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीति थी उससे रूस का विघटन हो गया था। और इस संदर्भ में या इस बात से जो रूस के कम्युनिस्ट लोग थे वे लोग मिखाइल गोर्बाचेव से नाराज रहने लगे। कुछ दिन बीता और इसी बीच मिखाइल गोर्बाचेव क्रीमिया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन से जस्ट दक्षिणी हिस्सा में एक देश है क्रीमिया, यूक्रेन के दक्षिणी हिस्सा जो क्रीमिया देश है, इसी देश में जो यूक्रेन का ही पार्ट था, इसी क्रीमिया में मिखाइल गोर्बाचेव जाते हैं। और जब वहाँ पे वो जाते हैं तो जो रूस के लोग होते हैं, जो लोग चाहते थे कि रूस का विघटन ना हो, वो लोग एक प्लान बनाते हैं और ये प्लान बहुत जबरदस्त था, क्योंकि अब ये लोग चाहते थे कि मिखाइल गोर्बाचेव को वहाँ पर एक नजरबंद किया जाए। मिखाइल गोर्बाचेव को नजरबंद करना चाहते थे और ये लोग क्रीमिया में जाकर मिखाइल गोर्बाचेव को वहां पर नजरबंद कर देते हैं। और वापस जब आते हैं ये लोग तो रूस में ये बात फैला देते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है बीमार हो गए हैं, बीमार में हैं, अभी वे रूस वापस नहीं आ सकते हैं। इस तरह से उन कम्युनिस्ट लोगों ने मिखाइल गोर्बाचेव की गैर मौजूदगी में रूस में एक इमरजेंसी लगा देते हैं, जबरदस्ती इमरजेंसी को लगाया जाता है। और वहां पर जैसे ही इमरजेंसी को लगाया जाता है तो रूस के लोग काफी नाराज हो जाते हैं और कम्युनिस्ट लोगों के विरोध में रूस के लोग सड़क पर उतर जाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग हो चाहे मॉस्को हो, सारे जगहों पे लोगों का भीड़ उतर आता है, सड़कों पर उतर आ जाता है। और इस तरह से कम्युनिस्ट सरकार जो थी, जो नहीं चाहती थी कि मिखाइल गोर्बाचेव का सिद्धांत रूस पे लागू हो, वो लोग आर्मी लेके आते हैं। और आर्मी जब आती है तो आर्मी अपने ही लोगों पर, मतलब रूस के लोगों पर हमला करने से इनकार कर देती है, कहती है कि हम लोग अपने लोगों पर हाथ नहीं उठाएंगे, अपने लोगों पर हमला नहीं करेंगे। इस तरह से रूसी सेना जो है, जो रूस के कम्युनिस्ट लोग जो चाहते थे उसको नाकाम कर देती है। इस तरह से अगस्त को फेल हो जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के जो एक बड़े नेता थे, इस छोटे से अगस्त कूप की जो क्रांति थी इसमें वे, उनका नाम बहुत अच्छे से आता है क्योंकि ये वो नेता थे जो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के विचारधाराओं से, इनका विचारधारा थोड़ा सा अलग था। इनका विचारधारा मिखाइल गोर्बाचेव से ही थोड़ा बहुत मिलता था। नाम था इनका बोरिस येल्त्सिन। ये बोरिस येल्त्सिन वो थे जो कि विघटन के बाद रूस में रहने वाले लोगों को वो अच्छा समझते थे और साथ ही साथ अगस्त कूप में जो लोगों का जो समर्थन यही बढ़ चढ़ के किए थे, क्योंकि कम्युनिस्ट के जो पार्टी के जो भी लोग थे वो मिखाइल गोर्बाचेव के विचारधारा से अलग थे, मगर ये बोरिस येल्त्सिन ये कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता तो थे ही और साथ ही साथ इन्होंने रूसी के लोगों का समर्थन किया। रूस के जो लोग चाहते थे उनका ये समर्थन करते हैं बोरिस येल्त्सिन, और ये वहाँ पे भाषण देते थे यूएसएसआर में, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि जो देश रूस से अलग होना चाहता है वो देश अलग हो सकता है, क्योंकि इससे रूस का जो बोझ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और साथ ही साथ यही जो थे वो रूस के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं बोरिस येल्त्सिन। इसके बाद रूस के प्रेसिडेंट ये बन जाते हैं। उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, जो नजरबंद थे क्रीमिया में, ये वापस जब रूस में आते हैं तो देखते हैं कि रूस में अब इनका कोई पावर नहीं है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति या बोरिस येल्त्सिन बन चुके होते हैं। तो 8 दिसंबर 1991, 8 दिसंबर 1991 को ही एक बल्जुआ अकॉर्ड्स होता है जिसमें रसिया, यूक्रेन, बेलारूस ये देश अलग हो जाते हैं और इस पे बोरिस येल्त्सिन ने हस्ताक्षर कर देते हैं और इस तरह से यूएसएसआर जो है टूट जाता है। अब बात करें मिखाइल गोर्बाचेव की, तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो अब यूएसएसआर में राष्ट्रपति तो नहीं रहते हैं, क्योंकि अब यूएसएसआर टूट चुका होता है। इस तरह से 21 दिसंबर 1991 को, 21 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर आजाद हो जाता है
और यहाँ के राष्ट्रपतियों को बुलाया जाता है और एल्मा एटा डिक्लेरेशन जो होता है इसमें हस्ताक्षर सभी देश करते हैं और जो भी देश इसमें आजाद होना चाहते थे वो देश आजाद हो कर दिए जाते हैं। 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बेचोव जो थे वो राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देते हैं और साल 2000 के बाद सब ठीक हो जाता है। कोल्ड वॉर भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और एक लोकतांत्रिक बड़ी देश जो है यूएसएसआर मदद करता है, जो कि वहाँ पे वो दक्षिण अफ्रीका के लोगों को जो मदद किया था। साथ ही साथ मिखाइल गोर्बेचोव इस्तीफा देते हैं। उसके बाद 15 नए देश बनते हैं जिनमें से सबसे बड़ा रसिया होता है, फिर एस्टोनिया, लात्विया, बेलारूस, लिथुआनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा और जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 15 देश थे जो कि यूएसएसआर के टूटने के बाद बन जाते हैं। साथ ही साथ इसके बाद फर्स्ट 10 साल मैं कहूँ 1990 से 2000 ईस्वी के बीच तो ये 15 देश जो टूट के अलग हुए इन लोगों के लिए बहुत बड़ा समस्या था, क्योंकि इन लोग टूट के अलग तो हो गए थे मगर इनका खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। जीडीपी पूरी तरह से गिर गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, गरीबी बढ़ गई थी और भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस तरह से यूएसएसआर टूटता है। और आज की डेट में मैं बात करूं तो यूक्रेन जो है ये यूक्रेन आज एकदम रूस से सटा हुआ है और साथ ही साथ इसकी अलग पार्ट इधर यूरोप आप देख रहे होंगे। अब यूरोप जो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा तो आज रूस यूक्रेन पे हमला कर चुका है। कारण यह है कि यूक्रेन रूस के साथ रहना नहीं चाहता है और ये यूक्रेन अब नाटो देश से दोस्ती करना चाहता है। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूरोपीय देश के 30 देश शामिल हैं। इसी नाटो में यूक्रेन भी शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। क्योंकि रूस इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि रूस का जो दुश्मन है वो यूरोप और अमेरिका होता है और यूरोप और अमेरिका नाटो देश में शामिल है और अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो यूक्रेन भी अमेरिका और ब्रिटेन के जैसा ही रूस का दुश्मन बन जाएगा। तो इस तरह से यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है मगर रूस उसे बार बार मना करता है क्योंकि ये रूस का आंतरिक सुरक्षा का मामला हो जाएगा। साथ ही साथ हम बात करें तो यूक्रेन में के नीचे जो क्रीमिया है, इस क्रीमिया में रूस 2014 में ही पूरी तरह से कब्जा जमा के रखा हुआ है और 2014 के बाद अब रूस जो है एक दो जगह और है यूक्रेन में, एक है डोनेट्स्क, एक है लुहांस्क। ये डोनेट्स्क और लुहांस्क इस एरिया को डोनबास रीजन कहा जाता है और इस डोनबास रीजन में ही आज रूस पूरी तरह से कब्जा जमा चुका है। तो धीरे धीरे रूस पूरी तरह से यूक्रेन को अपने अंडर में लेना चाह रहा है, कब्जा करना चाह रहा है और यूक्रेन जो है वो नाटो देश के साथ मिलकर रूस से लड़ाई लड़ना चाह रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे रूस का आंतरिक मामला भी बहुत बड़ी समस्या से घिर जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन का जो प्राकृतिक संसाधन होता है वो यूक्रेन का प्राकृतिक संसाधन को आज यूक्रेन से रूस भेजा जाता है और रूस से फिर बड़े बड़े देश में चला जाता है, जो रूस को बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्योंकि ये यूक्रेन का जो भी प्राकृतिक भंडार होता है वो रूस में इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि काला सागर होते हुए रूस के यूरोप के बाहर चला जाता है ये। और ये बात रूस को अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसलिए रूस चाहता है कि यूक्रेन सरेंडर करे और रूस में मिल जाए, जबकि यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बने और अपना जिंदगी अच्छे से अपना देश का भला वो करे। मगर रूस इस सबसे बड़ी आज दीवार बन के आ गया है और रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में मिले और यूक्रेन नाटो में मिलना ही आजकल चाह रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये वॉर नहीं खत्म होने वाला दिख रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये वॉर जल्द ही खत्म हो जाए और फिर से विश्व में एक बार शांति स्थापित हो। इतना ही आज मैं बताना चाहूँगा आप लोग को। इतना ही करके मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।